नमस्कार दोस्तों। आज के समय में महिलाएं पुरुषों की हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं और नया इतिहास बना रही हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा जाता था और उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर के आजीवन संघर्ष के कारण महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। आज महिलाएं पढ़ लिखकर हर क्षेत्र में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। संविधान के इस दौर में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और डीएम की कुर्सी तक पहुंच रही हैं। आज हम आपको माता सावित्रीबाई फुले की योगदान और संघर्षों के बारे में बताएंगे, जिनके अथक प्रयास से महिलाओं को शिक्षा का हक मिला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक समाज सुधारक और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के साथ भारत में महिलाओं की शक्तियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने जाति और भाषा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का प्रयास किया। वह और उनके पति भारत में महिला शिक्षा के संस्थापक थे। उन्होंने 1848 में पुणे में तात्या साबा के निवास या प्रतियोगी लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। उनका जन्म स्थान शिरवल से लगभग 15 किलोमीटर और पुणे से 50 किलोमीटर दूर है। वह लक्ष्मी पाटिल की 4 संतानों में सबसे छोटी बेटी थीं, जो दोनों माली समुदाय से थे। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले से 9 या 10 साल की उम्र में शादी की, जबकि वह 13 साल के थे। सावित्रीबाई अपनी शादी के समय अनपढ़ थीं। उनके पति ने उन्हें और साथ ही अपनी चचेरी बहन सगुणाबाई क्षीरसागर को उनके खेत पर काम करते हुए घर पर ही शिक्षित किया। एक बार जब उन्होंने ज्योतिराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने दोस्तों सखाराम, यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने खुद को 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया। पहला अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। अपने प्रशिक्षण को देखते हुए सावित्रीबाई पहली महिला भारतीय शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका बनी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई फुले ने पूना में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ज्योतिबा फुले की बहन सगुणाबाई क्षीरसागर के साथ मिलकर ऐसा किया, जो एक क्रांतिकारी नारीवादी और ज्योतिराव की गुरु थीं। सगुणाबाई के साथ पढ़ाना शुरू करने के कुछ समय बाद सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने सगुणाबाई के साथ मिलकर भिड़ेवाड़ा में अपना स्कूल शुरू किया। भिड़ेवाड़ा तात्या साहेब भिड़े का घर था, जो तीनों द्वारा किए जा रहे काम से प्रेरित थे। भिड़ेवाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल था। 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले पुणे में लड़कियों के लिए 3 अलग-अलग स्कूल चला रहे थे। तीनों स्कूलों में कुल मिलाकर लगभग 150 छात्राएं नामांकित थीं। पाठ्यक्रम की तरह तीनों स्कूलों द्वारा अपनाई गई शिक्षण पद्धतियां सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों से भिन्न थीं। लेखिका दिव्या कंदुकुरी का मानना है कि फुले के तरीकों को सरकारी स्कूलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों से बेहतर माना जाता था। इस प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप फुले के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कों की संख्या से अधिक थी। दुर्भाग्य से सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की सफलता को रूढ़िवादी विचारों वाले स्थानीय समुदाय से बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कंदुकुरी ने कहा कि सावित्रीबाई अक्सर एक अतिरिक्त साड़ी लेकर अपने स्कूल जाती थीं, क्योंकि उनके रूढ़िवादी विरोध के कारण उन पर पत्थरों, गोबर और मौखिक दुर्व्यवहार से हमला किया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ज्योतिराव के पिता के घर पर रह रहे थे। हालांकि
1839 में ज्योतिराव के पिता ने दंपति को अपना घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनके काम को मनुस्मृति और उसके व्युत्पन्न ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पाप माना जाता था। ज्योतिराव के पिता के घर से बाहर जाने के बाद फुले परिवार ज्योतिराव के एक मित्र उस्मान शेख के परिवार के साथ रहने लगा। यहीं पर सावित्री बाई की मुलाकात फातिमा बेगम शेख नामक एक करीबी दोस्त और सहकर्मी से हुई। शेख पर एक प्रमुख विद्वान नसरीन सैयद के अनुसार फातिमा शेख पहले से ही पढ़ना और लिखना जानती थी, इसलिए उनके भाई उस्मान, जो ज्योतिबा के मित्र थे, ने फातिमा को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह सावित्रीबाई के साथ नॉर्मल स्कूल गईं और दोनों ने एक साथ स्नातक किया। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थीं। फातिमा, सावित्रीबाई और शेख के घर में 1849 में एक स्कूल खोला। 1850 के दशक में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 2 शैक्षणिक ट्रस्टों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 2 ट्रस्टों ने कई स्कूलों को शामिल किया, जिनका नेतृत्व सावित्रीबाई फुले और बाद में फातिमा शेख ने किया। 15 सितंबर 1800 को ईसाई मिशनरी पत्रिका ज्ञानोदय को दिए गए एक साक्षात्कार में ज्योतिराव ने सावित्रीबाई और अपने कार्यों का सारांश देते हुए कहा, मेरे मन में यह बात आई कि मां के कारण बच्चे में जो सुधार आता है वह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है। इसलिए जो लोग इस देश के सुख और कल्याण के बारे में चिंतित हैं, उन्हें निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, और अगर वे चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो उन्हें ज्ञान देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस विचार के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, लेकिन मेरे जाति के भाइयों को यह पसंद नहीं आया कि मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूं, और मेरे अपने पिता ने हमें घर से निकाल दिया। कोई भी स्कूल के लिए जगह देने को तैयार नहीं था, और न ही हमारे पास इसे बनाने के लिए पैसे थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लहूजी, राघ राउत मांग और रणबा महार ने अपने जाति के भाइयों को शिक्षित होने के लाभों के बारे में समझाया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया और कुल 18 स्कूल खोले। दंपति ने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र भी खोला और उनके बच्चों को जन्म देने और बचाने में मदद की। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यशवंतराव को गोद लिया था, जो एक ब्राह्मण विधवा का बेटा था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब यशवंत की शादी होने वाली थी तो कोई भी उसे लड़की देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक विधवा से पैदा हुआ था। इसलिए सावित्रीबाई ने संभवतः फरवरी 1889 में अपने संगठन के कार्यकर्ता डायनोबा सासाने की बेटी से उसकी शादी तय की। सावित्रीबाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने दुनिया भर में फैली तीसरी महामारी ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला। जब यह 1897 में नाला सोपारा के आसपास के क्षेत्र में फैला था। क्लिनिक पुणे के बाहरी इलाके में संक्रमण से मुक्त क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सावित्रीबाई पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को बचाने की कोशिश में वीरतापूर्वक मर गईं। यह जानने पर कि बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को मुंधवा के बाहर महार बस्ती में प्लेग हो गया है, सावित्रीबाई फुले दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले गईं। इस प्रक्रिया में सावित्रीबाई फुले प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे उनक महापरिनिर्वाण हो गया। सावित्रीबाई फुले एक लेखिका और कवयित्री भी थीं। उन्होंने काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित की और जाओ शिक्षा प्राप्त करो नामक एक कविता भी लिखी, जिसमें उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित हैं। अपने अनुभव और काम के परिणाम स्वरूप वह एक उत्साही नारीवादी बन गईं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए एक सभा स्थल की भी मांग की जो जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त हो। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह था
कि उपस्थित सभी महिलाओं को एक ही चटाई पर बैठना था। वह एक शिशु हत्या विरोधी कार्यकर्ता भी थीं। उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम गृह नामक एक महिला आश्रय गृह खोला, जहां ब्राह्मण विधवाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती थीं और उन्हें वहां छोड़ सकती थीं, जहां वे चाहें तो गोद ले सकती थीं। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। अपने पति ज्योतिराव को लिखे पत्र में सावित्रीबाई ने एक लड़के की कहानी बताई, जिसे निचली जाति की महिला के साथ संबंध बनाने के कारण उसके साथी ग्रामीणों द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था। तभी सावित्रीबाई ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने लिखा, मुझे उनकी हत्या की योजना के बारे में पता चला। मैं मौके पर पहुंची और उन्हें डराकर भगा दिया। ब्रिटिश कानून के तहत प्रेमियों को मारने के गंभीर परिणामों की ओर इशारा किया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। सावित्रीबाई फुले की विरासत आज भी जीवित है। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके काम का बहुत सम्मान किया जाता है। B.R. अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे के साथ फुले पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से एक प्रतीक बन गए हैं। मानव अधिकार अभियान की स्थानीय शाखाओं में महिलाएं अक्सर उनकी जयंती पर जुलूस निकालती हैं। पुणे सिटी कॉरपोरेशन ने 1983 में उनके लिए एक स्मारक बनाया। 10 मार्च 1998 को भारतीय डाक द्वारा फुले के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। सावित्रीबाई की जन्मतिथि 3 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में विशेष रूप से लड़कियों के स्कूलों में बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है। 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। 3 जनवरी 2017 को सर्च इंजन गूगल ने सावित्रीबाई फुले की 166वीं जयंती को गूगल डूडल के साथ चिह्नित किया। इन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने जाति और भाषा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का प्रयास किया। वह और उनके पति भारत में महिला शिक्षा के संस्थापक थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री, महान समाज सुधारक और भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में बहुत कार्य किए। मात्र 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले का विवाह 12 वर्ष के ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। वे बहुत बुद्धिमान, क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना अध्ययन मराठी भाषा में किया था। महिला अधिकार के लिए संघर्ष करके सावित्रीबाई ने जहां विधवाओं के लिए एक केंद्र की स्थापना की, वहीं उनके पुनर्विवाह को लेकर भी प्रोत्साहित किया। उस समय जब लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी बनी हुई थी, तब सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने मात्र 9 विद्यार्थियों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत की थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंत राव को गोद लिया था, जिसका उनके परिवार में काफी विरोध हुआ। तब उन्होंने परिवार वालों से अपने सभी संबंध समाप्त कर लिया। उस जमाने में गांवों में कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों का जाना उचित नहीं माना जाता था। यह बात उन्हें बहुत परेशान करती थी। अतः उन्होंने दलितों के लिए एक कुएं का निर्माण किया ताकि वे लोग आसानी से पानी ले सकें। उनके इस कार्य का खूब विरोध भी हुआ, लेकिन सावित्रीबाई ने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अपना कार्य जारी रखा। फुले दंपति को महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था। सावित्रीबाई के सम्मान में डाक टिकट तथा केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने उनकी स्मृति में कई पुरस्कारों की स्थापना की है। सावित्रीबाई फुले भारत की ऐसी पहली महिला शिक्षिका थीं, जिन्हें दलित लड़कियों को पढ़ाने पर लोगों द्वारा फेंके गए पत्थर और कीचड़ का सामना भी करना पड़ा। आप इन महापुरुषों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नई वीडियो ला सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।